लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपूर्ण पट जो होता है उसके प्रकार। सबसे पहला हमने किया था सरल छिद्र पट। इस लेक्चर में हम दूसरा टाइप करेंगे ढोल छिद्र पट। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, डोली पोर दो शब्दों के मिलने से बना है, डोलियम और पोर। डोलियम का मतलब होता है ढोलक या बैरल और पोर का मतलब होता है छिद्र। तो ढोलक के समान छिद्र जो है वो डोली पोर या ढोल छिद्र पट कहलाता है। अगर अपने ढोलक की बात करें तो ढोलक जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये बीच में से क्या होता है, उठा हुआ होता है, और जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाते हैं ये नीचे की तरफ फ्लैट होता जाता है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ ये फ्लैट है और बीच में से उठा हुआ है। अब इस ढोलक को अगर अपने ऊर्ध्वाधर कर दें इस तरह से तो ढोल छिद्र पट या सेप्टम बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सेप्टम है और इस सेप्टम के अंदर बिल्कुल केंद्र के अंदर एक केंद्रीय नाल है। इस केंद्रीय नाल में से कोई भी जो पदार्थ है वो पास हो सकता है। अब इसके चारों ओर क्या होता है, एक छिद्रित झिल्ली होती है। ये चारों तरफ आप देख रहे हो ये छिद्रित झिल्ली है। ये जो छिद्रित झिल्ली है इसका नाम दिया जाता है पेरेंथोसोम। अब ये जो पेरेंथोसोम है इसके छिद्रों का जो आकार है वो इतना छोटा होता है कि इसमें से कोशिका द्रव्य जो है वो तो पास हो सकता है, लेकिन जो केंद्रक है वो पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका ए जो है इसका कोशिका द्रव्य कोशिका बी में जा सकता है आसानी से, और कोशिका बी का जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका ए में जा सकता है आसानी से। तो इस तरह से कोशिका द्रव्य आसानी से पास हो सकता है, लेकिन केंद्रक पास नहीं हो सकता। इसका मतलब कोशिका ए का जो केंद्रक है वो कोशिका बी में नहीं जा सकता, कोशिका बी का जो केंद्रक है वो कोशिका ए में नहीं जा सकता। तो केंद्रकों का जो आदान प्रदान है वो इस ढोल छिद्र पट के द्वारा नहीं हो सकता। अब ये ढोल छिद्र पट कौन से जीवों में हमें या कौन से कवकों में हमें देखने को मिलता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज एक वर्ग है, उसके कुछ सदस्यों के अंदर या कुछ कवकों के अंदर हमें ढोल छिद्र पट देखने को मिलता है। तो इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, एगेरिकस। उसके बाद हम बात करेंगे जो कवक तंतु है उसके कौन कौन से रूपांतरण हैं। तो सबसे पहला रूपांतरण इसमें आता है चूष्कांग, या जिसको हाउस्टोरियम भी हम लोग कह देते हैं। तो चूष्कांग कौन से कवकों में पाया जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है परजीवी कवकों के अंदर, यानी ऐसे कवक जो दूसरे जीवित जीवों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी में भी कौन से, जो अंत्य परजीवी होते हैं, केवल उन्हीं में ही हमें चूष्कांग देखने को मिलते हैं। अब ये चूष्कांग होता क्या है, तो ये कवक तंतु से निकलने वाली एक अतिवृद्धि होती है जो परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करके भोजन को अवशोषित करने का काम करती है। तो ये जो चूष्कांग है ये करता क्या है, ये भोजन अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अंत्य परजीवी कवक में चूष्कांग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो भोजन का अवशोषण नहीं करेगा, भोजन का अवशोषण वो करेगा लेकिन कम करेगा। लेकिन अगर किसी अंत्य परजीवी कवक के अंदर चूष्कांग है तो वो ज्यादा भोजन का अवशोषण कर सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये कवक तंतु है, इस कवक तंतु से एक अतिवृद्धि निकली हुई है जिसको हम चूष्कांग बोल देते हैं। अब ये चूष्कांग जो है पूरी की पूरी परपोषी कोशिका के अंदर, परपोषी कोशिका को इसने कवर कर लिया है या ढक लिया है। तो इस परपोषी कोशिका के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं उनको ये आसानी से अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषण का, भोजन के अवशोषण का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया यहाँ पे। अब ये चूष्कांग कौन से कवकों में पाया जाता है, तो इसमें दो उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है एल्बुगो और दूसरा है पक्सीनिया। तीसरा रूपांतरण हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है एप्रीसोरियम। तो एप्रीसोरियम जो है वो किस में पाया जाता है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो जैसे कवकों में जो बीजाणु होते हैं, जब कवक के किसी भी बीजाणु का अंकुरण होता है तो उसमें से एक अंकुरण नाल निकलती है। अब इस अंकुरण नाल का जो सिरा है अगर वो फूल जाता है तो इस फूली हुई संरचना को ही हम बोलते हैं एप्रीसोरियम। अब ये एप्रीसोरियम करता क्या है, तो ये एप्रीसोरियम संक्रमण को बढ़ाने का काम करता है, यानी जिसमें एप्रीसोरियम बनता है वो आसानी से संक्रमण कर सकता है या ज़्यादा संक्रमण कर सकता है। इसको डायग्राम से हम देखते हैं तो आप देख सकते हो ये पादप सतह है, कोई किसी पर्ण की सतह हो सकती है। तो इसके ऊपर ये कवक बीजाणु जो है इसका अंकुरण हो रहा है। तो अंकुरण जब होगा तो इसमें से एक जर्म ट्यूब निकलेगी, अंकुरण नाल निकलेगी, और इस अंकुरण नाल का जो सिरा है वो अगर फूल जाता है तो इस फूली हुई संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, एप्रीसोरियम बोलते हैं। अब इस एप्रीसोरियम से एक तंतु निकलता है जिसको हम संक्रमण तंतु बोलते हैं। यही संक्रमण तंतु जो है वो नीचे ऊतकों के अंदर जो परपोषी कोशिकाएं होती हैं वहां पर जाकर इन्फेक्शन करने का काम करता है।
अब ये जो एप्रीसोरियम है ये कौन से कवकों में पाया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 4 एग्जाम्पल हैं, फाइटोप्थोरा, फाइसेलोस्पोरा, ग्लोमेरेला और एरिसाइफी। तो इन चारों में हमें जो एप्रीसोरियम है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो रूपांतरण है वो हम लोग करने वाले हैं कवकीय फंदा, या जिसको जाल हम लोग बोल देते हैं। तो ये कवकीय फंदा कौन से कवकों में पाया जाता है, तो ऐसे कवक जो परभक्षी होते हैं उन कवकों में हमें ये कवकीय फंदा देखने को मिलता है। इसका मतलब जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाने का काम करते हैं, मारकर खाने का काम करते हैं, उन कवकों में ये कवकीय फंदा या जाल पाया जाता है। अब ये काम क्या करता है, तो मृदा के अंदर कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मृदा के नीचे रहते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो उन कीटों को ये पकड़ने का काम करता है ये जो कवकीय फंदा होता है, और पकड़ने के बाद ये उनको मार देता है, और मारने के बाद फिर उसका बाह्य कोशिकीय पाचन जो है वो कर लिया जाता है, और उसके बाद उस पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो सतह के नीचे जो मृदा है, अब मृदा में ये कवक जो है वो उपस्थित होगा, तो कवक तंतु होगा इसका। ये कवक तंतु कुछ स्थानों पर फंदों का निर्माण करता है, यानी कि वल्यनुमा संरचनाओं का निर्माण करता है। तो बहुत सारे वल्य जो है वो होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट या कीट जो है वो इसमें से पास होने की कोशिश करता है, इसमें से गुजरने की कोशिश करता है, तो ये जो फंदा है वो कस जाता है, और फंदे के कसने से जो कीट है वो इस फंदे के अंदर फंस जाता है, और फंसने के बाद फिर इसको मार लिया जाता है, और मारने के बाद फिर पाचक एंजाइमों के द्वारा इसका बाह्य कोशिकीय पाचन किया जाता है, और फिर पचित भोजन का हाइफा या कवक तंतु के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये होता है कवकीय फंदा। अब ये कौन से कवकों में देखने को मिलता है, तो इसमें 4 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, एंथ्रोबोट्रिस एंड पायरिकुलेरिया। तो ये 4 इसके उदाहरण हैं। उसके बाद अगला हम लोग रूपांतरण करेंगे प्लैक्टन काइमा। तो प्लैक्टन काइमा होता क्या है, ये सघन उत्तक के समान की संरचना होती है, लेकिन ये सत्य उत्तक नहीं है, क्योंकि सत्य उत्तक जो है वो उच्च पादपों में पाए जाते हैं जिनमें बीजाणुद्भिद होता है, केवल उन्हीं में ही सत्य उत्तक पाए जाते हैं। तो इनको हम असत्य उत्तक या कूट उत्तक कह सकते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं फिर आगे, प्रोजन काइमा और कूट मृद उत्तक। तो सबसे पहले प्रोजन काइमा की अगर अपने बात करें, तो प्रोजन काइमा में क्या होता है, जो कवकीय तंतु होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर जुड़े हुए होते हैं, जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये कवक तंतु हैं जो एक दूसरे के समानांतर जो हैं वो व्यवस्थित हैं, और ये बहुत ही ढीले ढाले व्यवस्थित होते हैं। ये इतने ढीले ढाले व्यवस्थित होते हैं कि इन कवक तंतुओं को आसानी से पृथक जो है वो आप एक दूसरे से पृथक हम लोग कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोजन काइमा। दूसरा हम बात करते हैं कूट मृदुतक की। तो इसमें क्या होता है, कवक कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ संलयित होकर एक मृदुतक के समान संरचना का निर्माण कर देती हैं, लेकिन ये मृदुतक सत्य नहीं होता। कैसा होता है, कूट मृदुतक होता है। तो ये कूट मृदुतक क्यों है, क्योंकि जो सत्य मृदुतक होता है उच्च पादपों के अंदर, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का जो संबंध है वो अनुपस्थित होता है, या प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होते हैं। इस कारण इनको कूट मृदुतक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो गोलाकार कोशिकाएं हैं और एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं ये, और ये इतनी सघनता से एक दूसरे से सटती हैं कि हम इन कवक तंतुओं को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। तो ये होता है कूट मृदुतक।